हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती जो एसटेट का इस समय एग्ज़ाम चल रहा है, जिसे आप बिहार एसटेट के नाम से जानते हैं, उसमें मनोविज्ञान या फिर इसी को आप सीडीपी कह लीजिए या फिर इसी को आर्ट एंड टीचिंग कह लीजिए, आर्ट एंड टीचिंग स्किल इसी को कह लीजिए। ये सारे जो हैं इसमें कवर किए जाएंगे। यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एसटेट का, तो आपको टीचिंग स्किल तो आनी ही आनी चाहिए। इससे क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। तो आप जो है इस वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जो है इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आर्ट एंड टीचिंग के वो क्वेश्चन जो अभी तक किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, इसलिए आप लोग पूरा देखिएगा और अपना कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको पीडीएफ जो है प्राप्त हो जाएगा। मनोविज्ञान के साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लगभग सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर एस्टेट के लिए हमारे इसी चैनल पे कराए जा रहे हैं, तो आप उन्हें भी जरूर देखें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की देश के अनुभव और व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव जाति का, जीव का, प्लांट का या पशु का? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जीव का। मनोविज्ञान जीव के अनुभव और व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान को व्यवहार और अनुभव का विज्ञान मानने वाले जो प्रमुख वैज्ञानिक थे, उनका नाम जे.बी. वाटसन था। अगर पूछा जाए वह कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान को अनुभव और व्यवहार का अध्ययन माना, का विज्ञान कहा, तो जे.बी. वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार और अनुभव का विज्ञान कहा। और ये जो मनोविज्ञान है, ये जीवों के अनुभव और व्यवहार का अध्ययन है, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में किस परिक्षेप को तीसरी शक्ति के रूप में जाना जाता है? मनोविश्लेषण, व्यवहार, संज्ञात्मक मनोविज्ञान या मानवतावाद? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मानवतावाद। मनोविज्ञान में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य को तीसरी शक्ति या थर्ड फोर्स के रूप में जाना जाता है। यह परिप्रेक्ष्य मनोविश्लेषण यानी पहली शक्ति और व्यवहार या दूसरी शक्ति और प्रतिक्रिया स्वरूप उभरा था। अगर आपसे जब यहाँ पे तीसरी शक्ति पूछा है तो पहली और दूसरी शक्ति भी तो पूछ सकता है। तो मनोविज्ञान किस परिक्षेप को पहली शक्ति कहा जाता है? तो पहली शक्ति मनोविश्लेषण को कहा जाता है, दूसरी शक्ति व्यवहारवाद को कहा जाता है, ये थोड़ा सा गलत लिख उठा है, व्यवहारवाद को कहा जाता है, और तीसरी शक्ति के रूप में आप मानवतावाद को जानते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ योजनाबद्ध तरीके से क्या चल रहा है, इसका अवलोकन करने के लिए अपने मन के अंदर झांकना है। यह क्या कहलाएगा? मतलब कि अगर आप अपने मन के अंदर झांक कर किसी भी चीज़ को पहचानते हैं, किसी भी चीज़ का चिंतन मनन करते हैं, उसके बारे में डिसीजन लेते हैं, उसके बारे में सोचते समझते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अवलोकन, आत्मनिरीक्षण, प्रयोग या ध्यान? ध्यान तो वो होता है जब आप हर चीज़ को भूल कर किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं, वो ध्यान होता है। अवलोकन क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को लिख लिए या पढ़ लिए या कोई दूसरा भी कोई चीज़ लिख के आपको दिया है तो आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, तो उसको अवलोकन कहा जाता है। प्रयोग क्या होता है? प्रयोग आप सभी को पता है, किसी चीज़ का यूज करके देखना है या किसी चीज़ को परीक्षण करके देखना प्रयोग कहलाता है। लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्मनिरीक्षण। और अपने अंदर के को झांकना, अपने अंदर की चीज़ों को, अपने अंदर के उथल पुथल को, अपने अंदर की कमियों को, अपने अंदर की अच्छाइयों को झांकना जो है वो आत्मनिरीक्षण के अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अपने वाक्य में जो आपको दिया है, अपने मन के अंदर झांकना, या क्या दर्शाता है? तो यह व्यक्ति अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं या मन की स्थिति को समझने का प्रयास कर रहा होता है। इसी को आत्मनिरीक्षण या फिर इसी को दूसरे भाषा में स्व अवलोकन भी कहा जाता है, ठीक है। स्व अवलोकन या स्वयं के मन का अवलोकन, ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रयोगात्मक विधि में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है? आंतरिक वैधता, बाह्य वैधता, परीक्षण वैधता या अंतर्वस्तु वैधता? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आंतरिक वैधता। प्रयोगात्मक विधि में आंतरिक वैधता की कमी पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रोगी का अवधान दवा की दुकान की ओर जाना को आप निम्नलिखित में से किस श्रेणी का अवधान कहेंगे? ऐच्छिक अवधान,
अनैच्छिक अवधान, स्वाभाविक अवधान या फिर अस्थिर अवधान? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रोगी का अवधान दवा की दुकान की ओर जाना ऐच्छिक अवधान के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह क्रिया रोगी की इच्छा पर निर्भर करती है और वह इसे अपनी सुविधा या ज़रूरत के अनुसार यूज करता है कि वह दुकान पे जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यह ऐच्छिक अवधान के अंतर्गत आती है। देखिए, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वीडियो को खींचने से कोई मतलब नहीं है। लास्ट टाइम चल रहा है, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचे हैं। अगर आपका एग्ज़ाम हो सकता है कल हो, परसों हो, 1-2 दिन में हो, 2-4 दिन में हो, तो एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए ज़्यादा वीडियो को बढ़ाना ठीक नहीं है। फटाफट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर विद डिस्क्रिप्शन पढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, रोगी का अवधान दवा की दुकान की ओर जाना क्या कहलाएगा? ऐच्छिक अवधान। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धारणा का अर्थ है निकटता, अच्छा मित्र, सामान्य नियति या समानता? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निकटता। धारणा का क्या अर्थ होता है? निकटता। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की शाखा डैश लोगों के परिपक्व होने के साथ उनमें होने वाली विशेषताओं में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करती है, क्या कहलाती है? मतलब यहाँ पूछा जा रहा है मनोविज्ञान की वह शाखा जो लोगों के परिपक्व होने के साथ उनमें होने वाली विशेषताओं के में बदलाव पर ध्यान देती है, वो क्या कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास मानसिक परिक्षेपण। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। विकास मानसिक परिप्रेक्ष्य मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मानव विकास के विभिन्न चरणों में होने वाले शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करती है। यह जीवन भर यानी गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाली परिवर्तनों पर केंद्रित रहती है। इसी को क्या कहा जाता है? विकास मानसिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, विकास मानसिक परिप्रेक्ष्य जब मनुष्य माँ के गर्भ में रहता है और जब तक वृद्धावस्था यानी जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, अंटिल डेथ तक उसके जो है विकास का, उसके परिवर्तन, उसमें होने वाले परिवर्तन को जो समझता है उसे विकास मानसिक परिप्रेक्ष्य मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम में व्यवहार परिवर्तन होता है, अस्थायी, अस्थायी, अपेक्षाकृत अस्थायी, उपयुक्त सभी। अधिगम में व्यवहार परिवर्तन होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगम, जिसे आप सीखना कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। इसमें अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन दिखाई देते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अपेक्षाकृत अस्थायी। ठीक, अगला क्वेश्चन, पावलाव के प्रयोग में कुत्ते का लार स्राव करता है, घंटी के अनुबंधित होने के बाद लार को कहा जाता है? स्वाभाविक अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, स्वाभाविक उद्दीपक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुबंधित अनुक्रिया। पावलाव के प्रयोग में जब कुत्ते का लार टपकना जो है बंद हो जाता है, स्राव हो जाता, मतलब लार टपकना लार टपकता है, और जब घंटी अनुबंधित हो जाती है यानी बंद हो जाती है बजना, तो उस समय लार को क्या कहा जाता है? तो उसे अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुबंधन के प्रयोगों में कितने तरह के कालिक क्रमों का अध्ययन किया जाता है? 2, 3, 4 या 5? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। शास्त्रीय अनुबंधन में यह देखा जाता है कि सशस्त्र उत्तेजक यानी CS और अशस्त्र उत्तेजक यानी UCS के बीच समय का संबंध है, इसी को कालिक क्रम कहा जाता है। अतः 4 प्रमुख कालिक क्रम होते हैं। अब वो चार जो है कालिक क्रम वो कौन कौन से हैं? तो पहला है विलंबित अनुबंधन, दूसरा है स्मृति अनुबंधन, तीसरा है समकालिक अनुबंधन और चौथा है उल्टा अनुबंधन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कालिक क्रम क्या है, तो शास्त्रीय अनुबंध में जो सशस्त्र और अशस्त्र उत्तेजक होते हैं इनके बीच के संबंध को कालिक क्रम कहा जाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विलंबित अनुबंधन, स्मृत अनुबंधन, समकालिक अनुबंधन और उल्टा अनुबंधन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावित किया टालमैन के द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत पर?
ऑप्शन है गेस्टाल्ट सिद्धांत, दूसरा है व्यवहारवाद, तीसरा संरचनावाद, चौथा है गेस्टाल्ट एवं व्यवहारवाद दोनों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। टॉलमैन ने अपने सीखने के सिद्धांत पर व्यवहारवाद की मूल अवधारणा है। हालांकि उन्होंने व्यवहारवाद को छिपा हुआ संज्ञान और उद्देश्यपूर्ण व्यवहार जैसी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से समृद्ध किया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घोषणात्मक स्मृति डैश का एक प्रकार है, यानी कि घोषणात्मक स्मृति किस स्मृति का एक प्रकार है। ऑप्शन दिया है संवेदी स्मृति, लघुकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति या चलन स्मृति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। घोषणात्मक स्मृति दीर्घकालीन स्मृति का एक प्रकार है। दीर्घकालीन स्मृति को भी दो भागों में बांटा गया, एक है घोषणात्मक और दूसरा है गैर घोषणात्मक। ठीक है, दीर्घकालीन स्मृति को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, पहला घोषणात्मक स्मृति और दूसरा गैर घोषणात्मक स्मृति। तो इस हिसाब से घोषणात्मक स्मृति दीर्घकालीन स्मृति का एक प्रकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्मृति के संसाधन के स्तर मॉडल के अनुसार स्मृति संसाधन का सही क्रम कौन सा है? पहला दिया है अर्थगत स्तर, बनावट स्तर या प्रत्यक्षण। दूसरा दिया है प्रत्यक्षण, बनावट स्तर, अर्थगत स्तर। तीसरा है प्रत्यक्षण, अर्थगत स्तर, बनावट स्तर। चौथा है बनावट स्तर, अर्थगत स्तर, परीक्षण। तो आपको बता दें, स्मृति के संसाधन के स्तर मॉडल के अनुसार जो सबसे पहले स्मृति रखी जाती है वह प्रत्यक्षण स्मृति रखी जाती है। प्रत्यक्षण के बाद आता है अर्थगत स्तर और उसके बाद बनावट स्तर आता है, यानी कि सबसे निम्न जो है वो बनावट है और सबसे पहला प्रत्यक्षण है, बीच में अर्थगत स्तर को रखा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रत्यक्षण, अर्थगत स्तर, बनावट स्तर। ठीक, अगला क्वेश्चन, विस्मरण के द्विकारक सिद्धांत डैश के द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी कि विस्मरण के द्विकारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? मेल्टन तथा डार्विन, मैक्यू, मूलर तथा पिल्जेकर, इविंगहॉस। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मुल्लर तथा पिल्जेकर। ये जो हैं इन्होंने विस्मरण के द्विकारक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरण के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन दिया है यह एक आंतरिक अवस्था है, दूसरा यह क्रियाएं उत्पन्न करता है, तीसरा यह दिशा देता है, चौथा यह भूख पैदा करता है। पूछा है अभिप्रेरण के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि इसमें आपको गलत ऑप्शन खोजना है। अभिप्रेरण जो है ये एक आंतरिक अवस्था है, बिल्कुल सही बात है। यह क्रियाएं उत्पन्न करता है, ये भी सही है। अभिप्रेरणा से ही हमें दिशा मिलती है, ये भी सही बात है। यह भूख पैदा नहीं करता, ऑप्शन डी गलत है, लेकिन गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा कौन सा सत्य नहीं है। इस बात पे आपको विशेष ध्यान देना है कि कहाँ पे सत्य है पूछा है, कहाँ पे सत्य नहीं पूछा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं अगर पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो। ठीक है, प्रेरणा एक आंतरिक स्थिति है जो किसी व्यक्ति को एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। यह क्रियाएं उत्पन्न करती है और दिशा प्रदान करती है, लेकिन यह भूख पैदा नहीं करती है। भूख एक जैविक आवश्यकता है, जबकि प्रेरण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, अगर आपसे पूछा जाए भूख कैसी आवश्यकता है तो भूख एक जैविक आवश्यकता है, यानी कि जीने के लिए हमें भूख लगता है। दूसरा है प्रेरणा कैसी आवश्यकता है, तो प्रेरणा जो है यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा उत्तेजन निष्पादन संबंध की व्याख्या की गई है? ऑप्शन है प्रभाव नियम, जोस्ट का नियम, यकर्स डोडरसन नियम या तत्परता का नियम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यकर्स डोडसन नियम। एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि उत्तेजना जैसे तनाव होना, चिंता होना, इसका स्तर और किसी कार्य को करने की क्षमता के बीच के संबंध को। ठीक है, अगर बात करें यकर्स डोडरसन नियम क्या बताता है, तो यह मनुष्य में किसी बात की चिंता होना, किसी बात का तनाव होना, इसके स्तर में जब ये हो जाता है और उसके बाद कार्य करने की क्षमता घटती है क्या बढ़ती है, उसके बीच के संबंध को यकर्स डोडरसन नियम बताता है। ठीक है, इसे उत्तेजन निष्पादन
की का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उपलब्धि प्रेरक पर निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया? मास्लो, कैक क्विलैंड, एटकिंसन, किंच या मरे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैक क्लीलैंड। डेविल सी कैकलीलैंड ने उपलब्धि अभिप्रेरण सिद्धांत की वकालत की। इसे थी नीड्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, अगर पूछा जाए कि थी नीड्स थ्योरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो अभिप्रेरण सिद्धांत या उपलब्धि प्रेरक को थी नीड्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और इसने उपलब्धि प्रेरक पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसको दिया किसने? तो मैक क्लीलैंड ने इस सिद्धांत को दिया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिप्रेरक का स्रोत बाहरी होता है? आंतरिक अभिप्रेरक, बाह्य अभिप्रेरक, फलकारी अभिप्रेरक या व्यक्तिगत अभिप्रेरक? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसका स्रोत बाहरी होगा। तो जो बाह्य अभिप्रेरक होगा, जैसे आप किसी से प्रशंसा, आपकी किसी ने बड़ाई कर दी, किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी, या किसी ने आपको पुरस्कार दे दिया या दंड दे दिया, तो उससे, जैसे आजकल लोग यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, तो वो भी बाहरी अभिप्रेरक है। यानी आपको थोड़ी देर के लिए उत्तेजित करता है, थोड़ी देर के लिए प्रेरणा देता है, बाद में वो चीज़ आप भूल जाते हैं, वो आपके अंदर से प्रेरणा नहीं आती है। लेकिन जब आप अपने मन से सोच लेंगे कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, मुझे पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने, एस्टेट क्वालिफाई करना, उसके बाद पीजीटी का एग्ज़ाम देना है, तो वो आपका आंतरिक प्रेरक के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब आप दूसरे की देखेंगे, अरे इसने तो 1-2 नहीं 3-3 4-4 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, अब मैं भी कर लूँगा, या किसी का मोटिवेशनल स्पीच सुन लिया, तो उसे बाहरी अभिप्रेरक कहा जाता है। ठीक है, तो यह स्रोत जो है ये बाहरी होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संवेग एक प्रतिक्रिया है जिसमें सन्निहित होता है संज्ञानात्मक अवस्था, शारीरिक प्रतिक्रिया, अभिव्यंजक अवस्था या उपयुक्त सभी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। संवेग एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई घटक शामिल होता है, या न केवल एक संज्ञानात्मक अवस्था है बल्कि इसमें शारीरिक प्रक्रिया और अभिव्यंजक व्यवहार भी शामिल होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आवश्यकताओं का पदानुक्रम को प्रतिपादित किया? मैस्लो, हर्ट्ज़बर्ग, मैकलीलैंड या मिलर? तो आवश्यकताओं के पदानुक्रम को जो प्रतिपादित किया उसका नाम मैस्लो है। इन्होंने 1943 में, यानी 1943 में अब्राहम मास्लो नामक वैज्ञानिक ने आवश्यकताओं का अनुक्रम जो है इसको प्रतिपादित किया, और इसके साथ इन्होंने मानव प्रेरणा का एक सिद्धांत दिया जो आवश्यकताओं को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। वो 5 श्रेणियाँ कौन कौन से हैं? अगर कोई मनुष्य है, कोई ह्यूमन बीइंग है, तो उसको 5 चीज़ें जो हैं वो जो है उससे वो प्रभावित होता है। पहली, उसकी 5 आवश्यकताएं होती हैं। पहली क्या होती है? उसकी शारीरिक अवस्था। दूसरी, उसकी सुरक्षा। तीसरा, उसे प्यार और अपनापन चाहिए। चौथा, उसे सम्मान चाहिए। और उसके बाद आत्म साक्षात्कार चाहिए। ठीक है, ये 5 चीज़ों को मानव प्रेरणा का सिद्धांत बताते हुए इन्होंने, अब्राहम मास्लो ने जो है आवश्यकताओं का पदानुक्रम दिया है। ठीक है, कब दिया? 1943 में। वो 5 आवश्यकताएं कौन कौन से हैं? पहला शारीरिक, दूसरा सुरक्षा, तीसरा प्यार और अपनापन, चौथा सम्मान, और 5वां जो है वो आत्म साक्षात्कार है। इसे क्रम से आपको याद रखना है। हो सकता है किसी एग्जाम में इसका क्रम इधर उधर करके आपसे पूछ ले जाए कि मानव की पहली आवश्यकता कौन सी होती है? शारीरिक, मास्लो के अनुसार। दूसरी सुरक्षा, तीसरा प्यार और अपनापन, चौथा सम्मान और 5वां आत्म साक्षात्कार। ये किसने दिया? अब्राहम मास्लो ने दिया। कब दिया? 1943 में दिया। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का चिंतन मनुष्य को अपने समस्या समाधान में सहायता करता है? यथार्थवादी चिंतन, स्वली चिंतन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यथार्थवादी चिंतन। क्यों? क्योंकि यथार्थवादी चिंतन को ही वास्तविक चिंतन कहा जाता है। जब मनुष्य वास्तविक चिंतन करेगा तो वह दुनिया की स्थितियों और अपनी समस्याओं से जो है अनुभूत हो पाएगा, उसको जान पाएगा, उसके बारे में समझ पाएगा, तो वो उस समस्या का समाधान निकाल पाएगा। ठीक है, यह चिंतन व्यक्ति को अपनी समस्या का समाधान खोजने में मदद करता है और इसी को वास्तविक चिंतन भी कहा जाता है। अगर यथार्थवादी चिंतन ना दे के वास्तविक चिंतन दे दे तो भी इसका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन,
संप्रत्यय जिसे नियमों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है क्या कहलाता है? तार्किक संप्रत्यय, स्वाभाविक संप्रत्यय, व्यक्तिगत संप्रत्यय या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तार्किक संप्रत्यय। तार्किक संप्रत्यय वह होता है जिसे नियमों और तर्क के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। यह वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होता है, जैसे गणितीय या वर्गीकरण संबंधित अवधारणाएं, उन्हें तार्किक संप्रदाय कहा जाता है। जैसे आप रीजनिंग सुने होंगे, रीजनिंग, तो उसे तार्किक संप्रदाय कहा जाता है। इसी तरह गणित भी और कोई वर्गीकरण है, ये सभी अवधारणाएं किस में आती हैं? तार्किक संप्रदाय में आती हैं। इसे आप ये जो होता है वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होता है, यानी कि इसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एल्गोरिदम एवं स्वतः शोध विधियां क्या है? समस्या समाधान का, संप्रत्यय सीखने का, प्रतिज्ञापित सीखने का, उपयुक्त सभी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्गोरिदम एवं स्वतः शोध विधियां जो है वो समस्या समाधान की विधियां हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एल्गोरिदम और स्वतः शोध दोनों ही समस्या समाधान की विधियां हैं। एल्गोरिदम का क्या अर्थ होता है? तो एल्गोरिदम का अर्थ है निर्धारित नियम व प्रविधियां जो सही समस्या की गारंटी देती हैं। यदि उनका अनुसरण ठीक प्रकार से किया जाए तो उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का चिंतन रचनात्मक से संबंधित है? अभिसारी चिंतन, अपसरण चिंतन, स्वलीय चिंतन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अपसरण चिंतन। अपसरण चिंतन रचनात्मक से संबंधित है। यह एक ऐसी सोच प्रक्रिया है जिसमें किसी समस्या के कई संभावित समाधानों या दृष्टिकोणों पर विचार किया जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुद्धि समानता तत्व एवं विशिष्ट तत्व से मिलकर बना है, इसका प्रतिपादन किसने किया? यानी कि किसने बताया कि बुद्धि तत्व और विशिष्ट तत्व से मिलकर बना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने 1904 में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, तो स्पीयरमैन ने दिया। कब दिया? 1904 में दिया। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया? इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है वो दो कारकों से मिलकर बनी हुई है। पहली कारक समान मानसिक क्षमता, जिसे आप जी फैक्टर कहते हैं, और दूसरा कारक विशिष्ट मानसिक क्षमता, जिसे आप एस फैक्टर के नाम से जानते हैं। इन्होंने बुद्धि के दो कारक बताए, कौन कौन से? सामान्य मानसिक क्षमता और विशिष्ट मानसिक क्षमता। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत दिया किसने? स्पीयरमैन ने दिया 1904 में। इन्होंने अपने सिद्धांत में बुद्धि को दो कारकों में विभाजित किया, यानी कि इन्होंने बताया कि जो बुद्धि है वो दो कारकों से मिलकर बनी हुई है। पहला कौन सा है? तो जी फैक्टर, जिसे आप सामान्य मानसिक क्षमता कहते हैं, और दूसरा है एस फैक्टर, जिसे विशिष्ट मानसिक क्षमता कहा जाता है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के किस सिद्धांत के अनुसार संगीत के बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, बुद्धि के प्रकार हैं? ऑप्शन है बहुबुद्धि सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत या समूह कारक सिद्धांत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया किसने? तो बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर नामक वैज्ञानिक ने दिया था, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर को माना जाता है। इन्होंने 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार इन्होंने बुद्धि को 9 भागों में वर्गीकृत किया। इन्होंने बताया कि जो हमारी बुद्धि होती है वो 9 प्रकार से कार्य करती है। अगर बात करें वो 9 प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला है तार्किक गणितीय बुद्धि, दूसरा भाषाई बुद्धि, तीसरा शारीरिक गतिक बुद्धि, चौथा व्यक्तिगत स्वबुद्धि, पांचवा स्थानिक, छठवां संगीतकीय बुद्धि, सातवां व्यक्तिगत बुद्धि, आठवां प्रगतिवादी बुद्धि और नौवां अस्तित्ववादी बुद्धि। इन्होंने बुद्धि को कितने भागों में विभाजित किया? 9 भागों ने। 9 भागों में किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। इन्होंने 9 भागों में कौन कौन सी बुद्धि बताई? तो तार्किक, गणितीय, भाषाई, शारीरिक गतिक, व्यक्तिगत स्व, स्थानिक, संगीत की, व्यक्तिगत, प्राकृतिक और अस्तित्ववादी, ये 9 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताया। हार्वर्ड गार्डनर ने कब बताया? 1983 में, 1983 में बताया।
ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी को बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए बहुबुद्धि सिद्धांत दिया किसने, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। कब दिया? 1983 में दिया। इन्होंने बुद्धि को कितने भागों में विभाजित किया? 9 भागों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शील गुणों में शांति और अहिंसा का शील गुण प्रधान था। उनके इस गुण को निम्नलिखित में से किसमें रखा जाएगा? कर्णिल शील गुण, केंद्रीय शील गुण, सतही शील गुण या गत्यात्मक शील गुण? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, कार्डिनल शील गुण वह गुण होता है जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन और व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे महात्मा गांधी के जीवन में अहिंसा और शांति थी, तो वह उनका कैसा हो जाएगा? कार्डिनल शील गुण हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एरिकसन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में किशोरा अवस्था में मनोसामाजिक संकट क्या है? ऑप्शन है स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, अहंकार अखंडता बनाम निराशा, पहल बनाम अपराध बोध। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। पहचान बनाम भूमिका भ्रम एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में किशोरा अवस्था में मनोसामाजिक संकट है। इस अवस्था में किशोर यह अनुभव करता है कि उसका अपना अलग व्यक्तित्व है और उसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है अथवा कोई सामाजिक स्थिति नहीं प्राप्त है। तो इसलिए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिग 5 व्यक्तित्व गुणों में से एक नहीं है? रचनात्मक, सहममता, कर्तव्यनिष्ठा या मनोविक्षुब्ध? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रचनात्मक। समकालीन मनोवैज्ञानिकों में व्यक्तित्व के बिग फाइव कारक हैं जिनका मानव व्यक्तित्व को वर्णित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए वो बिग 5 कारक कौन कौन से हैं, पहला है खुलापन, दूसरा है कर्तव्यनिष्ठा, तीसरा है बहिर्मुखता, चौथा है सहमतता और पांचवा है मनोविक्षुब्धता। रचनात्मक की इसमें कोई भी जगह नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका गलत जवाब होते हुए भी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। अगर पूछ लिया जाए बिग 5 में कौन कौन से शामिल हैं, तो खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा, बहिर्मुखता, सहमतता और मनोविक्षुब्धता ये सभी शामिल हैं। इसमें रचनात्मक शामिल नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मर्रे के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? अहम विश्लेषिक सिद्धांत, व्यक्तिगत सिद्धांत, आवश्यकता सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मर्रे के सिद्धांत को आवश्यकता सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामान्य अनुकूलन संलक्षण का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल रोजर, जॉन वाटसन, हंस सेली या सिगमंड फ्रायड? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, हंस सेली। सामान्यता अनुकूलन संलक्षण का प्रतिपादन हंस सेली ने किया था। हंस सेली ने यह सिद्धांत यह समझाने के लिए प्रयुक्त किया कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक तनाव का अनुभव करता है तो शरीर किस प्रकार की प्रतिक्रिया करती है। इसको समझाने के लिए हंस सेली ने सामान्य अनुकूलन संलक्षण का प्रतिपादन किया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब कोई लंबे समय तक तनाव का अनुभव करता है, यानी उसे स्ट्रेस रहता है, वह एक ही चीज़ को बार बार सोचता है, तो उसके शरीर में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, उसका शरीर कौन कौन सी क्रिया करता है, इसको हंस सेली ने समान अनुकूलन संलक्षण के सिद्धांत से बताया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भीड़ो या भागो अनुक्रिया का नियंत्रण होता है अनुकंपिक तंत्रिका तंत्र द्वारा, कायिक तंत्रिका तंत्र द्वारा, उपानुकंपिक तंत्रिका तंत्र द्वारा या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुकंपिक तंत्रिका तंत्र द्वारा भीड़ो या भागो अनुक्रिया का नियंत्रण होता है। यह स्वायत्तता तंत्रिका तंत्र का एक भाग है जो तनावपूर्ण का आपातकालीन परिस्थितियों में शरीर को सक्रिय करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंगूर खट्टे हैं एक ऐसी कहावत जिसका संबंध है व्यक्तिकरण से, उदात्तीकरण से,
प्रतिक्रिया निर्माण से या फिर क्षतिपूर्ति से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी युक्तिकरण एक ऐसा तंत्र है जिसमें व्यक्ति संघर्ष से उत्पन्न अपने अपराध बोध को कम करने के लिए वास्तविक के अलावा अनझूठे कारण बताता है। जैसे अंगूर खट्टे हैं, अगर किसी चीज़ को कोई चीज़ चाहिए और उसे वो चीज़ नहीं मिला तो वो क्या कह देता है, अंगूर खट्टे हैं। जैसे ये अंगूर खट्टे हैं कहावत कहाँ से आई, एक लोमड़ी थी, वो एक पेड़ पर अंगूर था और उसे तोड़ने का प्रयास कर रही थी। जब लोमड़ी ने अंगूर को नहीं तोड़ पाया तो वो क्या बोलती है कि छोड़ो ये अंगूर खट्टे हैं, यानी कि वो अपनी कमियां तो नहीं बता रही कि मैं इसको तोड़ ही नहीं पा रही हूँ या मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही हूँ। वो अपनी कमियों को छुपाते हुए क्या कह रही है कि मुझे अंगूर खाना ही नहीं है, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर में ही कमियां निकाल दी। तो जब व्यक्ति अपनी कमियों को छुपाता है, अपनी कमियों को नहीं बताना चाहता, तो उसे युक्तिकरण या व्यतिकरण से संबंधित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन मूड डिसऑर्डर से संबंधित है? मूड डिसऑर्डर से कौन सा संबंधित है? ऑप्शन है डिस्थाइमिया, हाइपोमेनिया, साइक्लोथीमिया, इनमें से सभी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। मूड डिसऑर्डर से डिस्थाइमिया, हाइपोमेनिया, साइक्लोथीमिया ये सभी शामिल हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चिंता विकृत नहीं है? दुर्वित, मनोविदिलता, ओसीडी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी मनोविदिलता, ये चिंता विकृति नहीं है। यह एक गंभीर मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति वास्तविकता से संपर्क खो देता है और इसमें भ्रम और भ्रमित जो है अनुभव शामिल होता है। इसको मनोविदिलता कहते हैं। ठीक है, मनोविदिलता क्या होता है? यह एक मानसिक विकार होता है, इसमें लोग हमेशा भ्रमित रहते हैं, जैसे उनको कुछ अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं, अजीब अजीब चीज़ें सुनाई देती हैं, जो घटना नहीं भी घटी होती है वो भी उनको घटी हुई लगती है, तो वो मनोविदिलता के अंतर्गत आता है। इसमें व्यक्ति जो है वास्तविक चीज़ों को और अपनी कल्पनाओं को दोनों में अंतर्भेद नहीं कर पाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह चिंता विकृति नहीं है बल्कि यह क्या है, तो ये क्या है, ये एक मानसिक विकार है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप एससेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप टीचिंग एंड आर्ट स्किल के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।